गुड मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है एक बार फिर से मॉडर्न क्लासेज में। अभी हम लोग 9th क्लास का जो 1 चैप्टर जो था ज्योग्राफी का वो हम लोग कवर किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का। जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत डिप्रेस रहते हैं कि सर सबसे बड़ी बात होती है कि एसएसटी में जो सिलेबस होते हैं वो कवर कैसे किए जाए और सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं, हाई स्कूल के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको वह पसंद आते हो, चाहे उसमें इंटरेस्ट उनका हो। तो बात ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वह 8 क्लास तक क्या किए होते हैं आप लोग 8 क्लास तक एक ही बुक में आप लोग पढ़े हुए होते हैं। सो एसएसटी का आपका एक ही बुक चलता होगा, किसी भी स्कूल में चलता होगा, एक ही बुक चलता है। लेकिन जैसे ही 8 क्लास से आप लोग 9th क्लास में चले जाते हैं, 8 क्लास से 9th क्लास में जाते हैं, आपका जो बुक होता है वह डिवाइड हो जाता है। आपका बुक क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। वह साइंस का हो या फिर सोशल साइंस का हो, सोशल साइंस का हो। और आपको पता ही है कि मैं सोशल साइंस ही पढ़ाता हूँ और स्पेशली मैं सोशल साइंस के लिए ही यहाँ पे हूँ। देखिए, तो सबसे पहले कि 8 क्लास में आप लोग एक बुक से पढ़े, 9th क्लास में बुक को चेंज कर दिया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि 8 क्लास में एक टीचर क्या कर ले सकता है कि वह हिस्ट्री पढ़ा सकता है, ज्योग्राफी भी पढ़ा सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता है और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 9th क्लास में चले जाते हैं तो 9th क्लास में सिलेबस जो होता है वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बढ़ जाने की वजह से और फिर जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल चीज़ आ जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसको चेंज कर दिया, डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस हम लोग क्या करने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं। सोशल साइंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे हम लोग जितने भी पढ़ेंगे इसको कहा जाता है हम लोग सामाजिक विज्ञान। जितने भी स्टूडेंट हैं जो 9th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, चाहे 10th क्लास में आए हुए हैं, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मॉडर्न क्लास से जुड़े रहिए। इसमें से बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो आपको एक फ्री में क्या करें कि सीरीज लेकर चल रहे हैं। समझ में आ रहा बातों को? तो आप लोग इसके साथ जुड़ा रहिए। आपको हर कंटेंट, हर चीज़ जीरो से, शुरू से आपको बताया जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक नियत समय पे आपका सभी सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। तो बात यह है कि सोशल साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल साइंस को हम लोग कहते हैं हिंदी में सामाजिक विज्ञान। इसे हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान। इस बुक को 4 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो बुक होता है वह 4 भागों में डिवाइड होता है। अच्छा, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हम सोर्स बता दे रहे हैं कि हम लोग बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का हम लोग क्या करेंगे? बुक को कवर करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक हम कवर करेंगे। और यह जो वीडियो है वह केवल 10th के लिए नहीं बल्कि आपका 11th, 12th और कंपटीशन एग्जामों के लिए, क्या है कि यह बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का या 11th, 12th, 10th में भी, तो ये सब क्या कर सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जब पढ़े होंगे, ये हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स के। अब हम लोग जितने भी स्टूडेंट जो 9th क्लास में पढ़े हुए होंगे, 9th क्लास में आप लोग ज्योग्राफी में सब फिजिकल चीज़ को देखे, भारत का फिजिकल्स देखे, भारत में लोकेशन देखे, भारत का साइज देखे, इंडिया का साइज देखे, लोकेशन देखे, फिर इंडिया का फिजिकल वगैरह देखे, फिजिकल फीचर्स देखे, फिर उसके बाद इंडिया के रिवर्स देखे। जितने भी चीज़ होंगे आप लोग उनको पढ़ के आए हुए होंगे। फॉरेस्ट देखे, पॉपुलेशन देखे भारत का, इंडिया का। अब थोड़ा सा और उससे थोड़ा सा और एक सीढ़ी और हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हालांकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। और 10th क्लास में जैसे 9th में ही बुक चेंज है, डिवाइड है, उस तरह 10th क्लास में भी बुक को क्या कर दिया गया है? डिवाइड किया गया है। जिसमें से आपका सबसे पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी। दूसरा क्या है? ज्योग्राफी।
अच्छा, हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है इतिहास। क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। और एक है सिविक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र कह सकते हैं हम लोग। और चौथा होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो होता है वो है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। ये आपका क्या है? ये बुक है। ये 10th क्लास में ये हम लोग बुक को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक नियत समय पे ख़त्म करेंगे। आपका बस विश्वास, बिलीव होना चाहिए। तो क्या है ये आपका बुक का नाम है। और इस बुक में आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को। आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ज्योग्राफी का सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिलेटेड है सोशल साइंस से, लेकिन इसको क्या किया जाता है कि इसको साइंस के कैटेगरी में भी रखा जाता है। साइंस के कैटेगरी में भी इसको रखा जाता है। साइंस की यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग जब 11th 12th में चले जाइएगा तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रैक्टिकल वगैरह इसे यहाँ पे करना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा कॉमन जो नॉलेज है वो आप लोग ले लीजिए। तो ज्योग्राफी जो है वो सबसे पहले 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो ज्योग्राफी जो है वो सबसे पहले 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है जियो, दूसरा वर्ड है ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी कह सकते हैं, अर्थ कह सकते हैं, इसको अर्थ कह सकते हैं। या ग्राफी का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? टू राइट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लिखना। इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं लिखना। और इसको बोल सकते हैं अर्थ, पृथ्वी। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के बारे में लिखना। पृथ्वी के बारे में क्या करना? लिखना। पृथ्वी हमारे अर्थ के बारे में क्या करता है? ज्योग्राफी बताता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे अर्थ के बारे में ही बताता है। तो समझिए इधर, तो इसका हिंदी हो जाता है अर्थ के बारे में लिखना। यह 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तीसरा बात आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी। बात होता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी। यह कॉमन नॉलेज है। यह सबको आना चाहिए। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है इरोटोस्थनीज को। इरोटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। आप लोग इस चीज़ों को हो सके तो जितना अच्छे से हो सके इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा कहीं। यह सब कॉमन चीज़ होता है। इसको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। किसको कहा जाता है? इरोटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले यही एक आदमी थे जो पृथ्वी के पूरे साइज का माप लिए थे। पृथ्वी के पूरे साइज को, पूरे आकार को क्या किए थे? माप लिए थे। क्या किए थे? माप बनाए थे। अर्थ, जितना अर्थ है उसके पूरे सबसे पहले पूरे साइज का माप कोई बनाया था तो यह इरोटोस्थनीज ही बनाए थे। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह रहने वाले थे यूनान को। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे, जिसको हम लोग अब कहते हैं ग्रीक कहते हैं। अब जो उसका नाम है वह ग्रीक है। ग्रीक नाम है। यह एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे और बहुत कुछ इनके बारे में कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले बुक लिखा जियोग्राफिया। इन्होंने क्या लिखा? जियोग्राफिया इन्होंने सबसे पहले लिखा। इरोटोस्थनीज का एक बुक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोग्राफिया कहते हैं। इतना बात समझ में आया? अब क्या होता है कि अब है इसका ज्योग्राफी का, अब है इसका डिफिनीशन। तो ज्योग्राफी का डिफिनीशन बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग के डिफिनेशन देते हैं, तो उतना हमको नहीं जानना है, उतना डिटेल्स हमको नहीं जानना है।
हमको सिंपली एक डिफिनीशन हमको पता होना चाहिए, ताकि कहीं भी आए तो हम उसको लिख लें। डिफिनीशन देने वाले बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो अलग अलग डिफिनीशन अपना मत रखते हैं, लेकिन हमें एक सिंपल डिफिनीशन देना पड़ता है, याद रखना चाहिए, जो कहीं भी हमें याद रहे, बस कभी भूले नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का डिफिनीशन देख लेते हैं। ज्योग्राफी का डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन होता है, ज्योग्राफी का डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ प्लेस रिलेशन बिटवीन people and its environment। ये होता है ज्योग्राफी का डिफिनीशन। द स्टडी ऑफ प्लेस रिलेशन बिटवीन पीपुल एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी एक आदमी है, वह किसी भी पार्टिकुलर किसी भी जगह का हो सकता है, वह डेजर्ट का भी हो सकता है, या माउंटेन पार्ट का भी हो सकता है, प्लेन्स का भी हो सकता है, आइलैंड का हो सकता है, क्योंकि सबका इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग वातावरण होता है। तो एक आदमी है और वह किसी भी पार्टिकुलर जगह पर रहता है, तो उसका जो वातावरण है वह उसी के अनुसार वह अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, ढाल लेता है। तो यही बताता है कि अगर मान लीजिए कि वह कोई भी प्लेस हो, अगर डेजर्ट ही है, अगर वह किसी डेजर्ट पे ही रह रहा है, तो इसका जो स्ट्रगल होगा या लाइफ स्टाइल होगा वह चेंज होगा। किस जगह से चेंज होगा? तो मान लीजिए एक डेजर्ट के आदमी है और एक प्लेन्स का आदमी है। प्लेन्स का आदमी है तो प्लेन्स का आदमी का लाइफ स्टाइल क्या होगा? अलग होगा। डेजर्ट के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होगा। माउंटेन्स लोगों का, जो माउंटेन के जो लोग हो रहते हैं उनका जो रहता है वो लाइफ स्टाइल अलग होगा। कैसे अलग होगा थोड़ा समझिए। इसलिए होगा कि प्लेन्स में क्या होता है, प्लेन्स में होता है एग्रीकल्चर, खेती होती है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है। तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग 8 महीना 4 महीना 4 मंथ एक टाइम और 4 मंथ एक टाइम 4 महीना या 5 महीना तक ले क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, खेती का काम करेंगे। और बीच में क्या मिलेगा, 2 महीने गैपिंग मिलेगा। तो उस 2 महीने में आराम से क्या करेंगे, वो आराम से रहेंगे, सोएंगे, सही बातों को तो वो आराम करेंगे। लेकिन अगर प्लेन्स माउंटेन्स के लोगों का क्या प्रॉब्लम है, माउंटेन्स के लोगों में भूमि ही नहीं, लैंड्स नहीं है कि वो खेती कर पाए। तो क्या करेंगे, वो हमेशा जंगल से लाकर लकड़ी काटेंगे और उनका जो काम होगा वो 12 महीना रहेगा। उनका जो काम रहेगा वो 12 महीना रहेगा। लेकिन प्लेन्स के लोगों का काम क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि उनको भरपेट खाना मिल जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है। समझ बातों को। तो यह क्या कर रहा है, यह लाइफ स्टाइल क्या कर रहा है, बता रहा है। अभी हम लोग प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं। तो प्लेन्स एरिया में क्या होता है कि जैसे ही अगस्त का मौसम आएगा, अगस्त का मंथ आएगा तो पानी हो जाएगी। जब वर्षा हो जाएगी तो खेती होना शुरू हो जाएगा, खेती होना शुरू हो जाएगा। और खेती फिर जनवरी तक के लिए मान लीजिए कि अगर धान का खेती हो रहा है तो धान का खेती जो होगा तो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, रोपा जाता है। अगस्त के बाद कब तक, नवंबर जनवरी तक ले उसको काट दिया जाता है। जनवरी के बाद फिर फरवरी में उसको गेहूं बोआ जाता है और गेहूं को बोने के बाद फिर मार्च तक ले उसको काट लिया जाता है। तो मार्च से जो अगस्त का क्या बीचता है, गैपिंग मिलता है। मार्च से लेकर अगस्त के बीच में क्या मिलता है, गैपिंग मिलता है 3 महीने का। तो 3 महीना वो लोग आराम करते हैं। लेकिन माउंटेन्स के लोग आराम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है कि एक ही ऑक्यूपेशंस है, वो है कि जंगल से कहा जाकर लकड़ी काटना और उसी को लेकर अपना गुजर बसर करना, ये बात होता है। तो हर जो एरिया है उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है, अलग होता है। आइलैंड लोगों का काम होता है कि भाई आइलैंड पे जो लोग रहते हैं, जो द्वीप पे लोग रहते हैं, वो लोग हमेशा मछली मार के खाते हैं। तो उनका सालों भर काम है कि मछली मारना है, उसको बाज़ार में बेचना है, उससे अपने जीवन यापन वो करना है। तो जितने भी लोग हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से
डालता है इन्वायरमेंट। इस बातों को आप समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन हो चुका है आप लोगों का, मैं बता दिया हूं कि द स्टडी ऑफ प्लेस रिलेशन बिटवीन पीपुल एंड इन्स इन्वायरमेंट। ये आपका सिंपल सा डिफिनीशन हो गया। आप इतना याद रखिएगा, कहीं भी बोल दीजिएगा, कहीं भी कोई पूछ देगा तो आप बता सकते हैं, कॉमन से, एग्जाम वगैरह में नहीं आता है हालांकि। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। 10th क्लास में आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आप लोग हम कितना भी यहाँ पे पढ़ा लें, लेकिन एग्जाम के समय जो भी आपका काम देता है वो नोट्स ही देता है। आपका जो काम देगा वो क्या देगा, नोट्स ही देगा काम, क्योंकि एग्जाम के समय कम होता है और समय कम में आपको हर चीज़ एक बार रिवीजन करना होता है। समझ रहे बातों को, इसलिए आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए अब है रिसोर्स। क्या है, रिसोर्स। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का ज्योग्राफी का है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यह आपका फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का अभी स्टार्ट कर है। और यह जो है वह सेक्शन है, किस सेक्शन का है, तो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे ताकि बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वह हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमको पता नहीं होता है, तो वो किससे पकड़ते हैं, हम लोग इंग्लिश से पकड़ते हैं, उसके इंग्लिश में क्या दिया होता है। और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड होते हैं जो हमको नहीं समझ में आता है, तो उसको हम लोग हिंदी में पकड़ते हैं। तो आप लोग बाइलिंगुअल थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे उसको। जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसको देख लिया जाएगा। चलिए, तो है रिसोर्सेज एंड संसाधन। इसको हिंदी में कहा जाता है संसाधन। क्या कहा जाता है, संसाधन और विकास। संसाधन और विकास। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि संसाधन होता क्या है और उसका विकास कैसे होता है। संसाधन है क्या, संसाधन क्या है और उसका विकास हम लोग कैसे कर पाएंगे, चाहे क्यों वह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। समझिए कि सबसे पहले जब आदमी यहाँ पे आया होगा, जब मैन की जब यहाँ पे उत्पत्ति हुई होगी, जब आदमी यहाँ पे आए हुए होंगे, तो आदमी आए हुए उनके साथ बहुत सारे स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल बहुत अधिक हुआ होगा। क्यों स्ट्रगल हुआ होगा, तो सबसे पहले भाई रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, समझ रहे बातों को, खाने के लिए भोजन नहीं है, ये सब नहीं है उनके पास। जब एक आदमी अर्थ पे आएगा तो उसके पास फूड नहीं है, हाउस नहीं है और क्लॉथ नहीं है, ये सब उसके पास नहीं है। किसी भी आदमी के पास ये सब चीज़ नहीं है। आप समझिए, आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पास न रहे ये तीनों चीज़, क्योंकि ये हमारा बेसिक नीड है। क्या है, बेसिक नीड है, आधारभूत जरूरतें हैं। ये किसी भी आदमी को ये तीन होना ही चाहिए। आप बहुत सारे मूवी देखे होंगे, आपको पहले मूवी भी आता था रोटी कपड़ा और मकान, हमेशा हर चीज़ों का, तो वो डिनोट करता है कि इतने ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक आदमी जब आएगा, हमारे अर्थ पे आएगा, तो उसको इस सब चीज़ नहीं मिला हुआ है, तो वह कुछ ना कुछ करेगा। जैसे में आप लोग सुने होंगे कि जब आदिमानव हमारे यहाँ आए हुए थे, तो आदिमानव आए तो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले फल, जितने भी फल था, फल को खाए। और वो लोग पेड़ पर ही रहते थे, वो पेड़ पर ही रहते थे। जब पेड़ पर के पूरे फलों को खा लिए, अब वो धीरे धीरे क्या किए, अर्थ पे आना शुरू किए। अर्थ पे आना शुरू किए तो अब अर्थ पे मतलब जमीन पे आना शुरू किए, लैंड पे आना शुरू किए। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले वो जन्म लिए तो पेड़ पे रहे, पेड़ पे जितने भी फ्रूट्स थे उसको खा के अपना जीवन यापन किए, कुछ दिन जिंदा रहे। जिंदा के बाद फिर पेड़ पका पूरा खत्म हो गया तो फिर वो लैंड पे, जब लैंड्स पे आए तो लैंड्स पे क्या मिलेगा आपको, लैंड्स पे क्या मिलेगा, छोटे छोटे जानवर मिलेंगे। तो सर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना सीखे, समझ रहे बातों को, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना सीखे। लेकिन अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे जानवर भी खत्म हो गए। तो जब छोटे छोटे जानवर खत्म हो जाएंगे तो फिर बड़े बड़े जानवर बचेंगे। जैसे एक खरगोश है,
एक खरगोश है, एक खरगोश का शिकार करना हमारे लिए बहुत कम, मतलब कम रिस्कफुल है, मतलब कम रिस्क है उसको। लेकिन अगर हमको एक शेर का शिकार करना हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत रिस्क है ना। आप गया शिकार करने के लिए, पता चला कि शेर हमारा ही शिकार कर गया। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले क्या किया गया, पहले छोटे छोटे जानवरों को खत्म कर दिया गया खाकर। अब जब छोटे जानवर नहीं मिलेंगे तो अब उनको जिंदा रहना है, तो अब क्या करेंगे, अब शिकार करेंगे बड़े जानवरों का, बड़े जानवरों का शिकार करेंगे। अब बड़े जानवरों का शिकार करेंगे तो अब एक आदमी है, एक आदमी रह रहा है, एक आदमी रह रहा है, और एक आदमी एक खरगोश का शिकार कर सकता है, लेकिन एक आदमी एक शेर का शिकार नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। या फिर एक आदमी एक हाथी का शिकार नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ग्रुपिंग में रहिएगा। तो क्या हुआ, आदमी क्या करने लगे, ग्रुप में रहना शुरू किए, ग्रुप में रहना शुरू किए। तो अब पता चला कि अब ऐसे पकड़ के, चाहे बिना हथियार का हम लोग उसका, किसी भी जानवर का हम लोग शिकार नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग बड़े बड़े क्या किए कि पत्थर लेकर उसका, जैसे मान लीजिए शेर सोया हुआ है, कहीं शेर सोया हुआ है, आप लोग ये लोग पीछे से जाते थे और बड़े पत्थर लेकर उसके यहाँ पटक देते थे, तो उससे दब के बहुत सारे जानवर मर जाते थे। बहुत जानवर क्या हो जाएंगे, दब के मर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई आदमी गया पत्थर लेकर अभी मारने के लिए, तभी वो जो जानवर सोया हुआ है वो जग गया, तो रिस्क होता था। तो भाई ऐसे माइंड में क्या हुआ कि माइंड अब डेवलप कर रहा है, माइंड डेवलप करा, तो सोचा गया कि नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस पे शिकार करेंगे। अब डिस्टेंस पे शिकार करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका हथियार हल्का होना चाहिए, आपका हथियार क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो क्या हुआ, फिर उन चीज़ों को लेकर छोटा छोटा, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या किया गया, विकास किया गया। अब क्या हो रहा है, जैसे में मान लिया जाए कुछ में बड़े से पत्थर हुए, बड़े से पत्थर के बाद क्या किया गया, छोटा सा पत्थर बनाया गया, जिससे क्या हो गया कि दूर से क्या किया जाए, मार दिया जाए। दूर से मार देने पे वो शिकार हो जाएगा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय और डेवलप हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग अब इतने छोटे हथियार बना लिए हैं, इतने छोटे हथियार बनाना सीख गए हैं कि जैसे तीर धनुष। तीर धनुष क्या होता है, तीर जो होता है वो बहुत हल्का होता है, तीर जो होता है वो बहुत हल्का होता है, और दूर से मार देने पे क्या होता था कि शिकार हो जाता था। और अभी का जो समय आ चुका है, अब इतना मॉडर्न हो गया है कि अब छोटा सा एक, क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा जो बुलेट कहते हैं, वह क्या होता है कि वो एक डेवलप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक आदमी इस बड़े से पत्थर से एक छोटे से बुलेट पे आ चुका है, छोटे से बुलेट्स पे आया हुआ है। तो इसके बीच में क्या हुआ है, कुछ तो कुछ डेवलप हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग शिकार करने में जो सबसे अधिक जरूरी था, जो सबसे अधिक हम लोग यूज किए थे, वो क्या था, एक रॉक्स था, एक पत्थर था, एक रॉक्स था। और यह रॉक्स क्या हुआ कि डेवलप करते 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 आज एक बुलेट में चेंज हो चुका है, बुलेट में आ चुका है। मैं चेंज नहीं, मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आर्म्स के रूप में बोल रहा हूँ, एक हथियार के रूप में, कि पहले के लोग बड़े से पत्थर यूज करते थे, अब क्या करें, छोटे से बुलेट यूज कर रहे हैं। अब तो यह क्या है, यह जो रॉक्स है वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। एक क्या है, रिसोर्स है। यह क्या है, यह हमारे लिए एक साधन है। एक क्या है, साधन है। किस चीज़ का साधन है, तो भाई शिकार करने के लिए। इससे हमें क्या मिलता था, फूड प्रोवाइड होती थी। और फिर क्या किया गया है कि एक टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम यह एक बुलेट में चेंज हो चुका है। यह किस में चेंज हो चुका है, एक बुलेट में चेंज हो, एक छोटा सा बुलेट में चेंज हो चुका है। तो जब ये छोटा सा बुलेट में चेंज हो जाएगा तो यह क्या दिखा रहा है, यह इसका डेवलपमेंट दिखा रहा है। यह क्या दिखा रहा है, आपका एक डेवलपमेंट दिखा रहा है। आप अपने पापा से पूछेंगे, फादर वगैरह से पूछिएगा या ग्रैंडफादर से पूछिएगा कि सबसे पहले वो लोग किससे ट्रेवल करते थे। वो लोग ट्रेवल करते थे बुल कॉट से, यानी बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से भाई इधर उधर जाते थे। अब के समय क्या आ चुका है, अब के समय में आ गया है फरारी, रेंज रॉयल्स, BMW। तो यह क्या हो रहा है, यह एक डेवलप दिखा रहा है कि सबसे पहले एक आदमी था जो पैदल यात्रा करता था, धीरे धीरे घोड़े का यूज किया गया, उसके बाद बैलगाड़ी का यूज किया गया, फिर उसके बाद बस यूज किया गया, ट्रेन यूज किया गया, आज एरोप्लेन यूज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सोर्स के रूप में था एक बुल कार्ट्स जो था एक सोर्स के रूप में था, और आज यह डेवलप करके क्या बन चुका है, एरोप्लेन बन चुका है। तो यही चीज हम बता रहे हैं
कि यह जो सोर्स है, ये जो संसाधन है, वह क्या बन चुके हैं, वह रिसोर्स बन चुके हैं। और जितने भी रिसोर्स हैं वह क्या करते हैं, हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को क्या बनाते हैं, ईजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ईजी बनाते हैं। समझ में आया बातों को, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कि भाई इसका टॉपिक्स क्या है, इसका टॉपिक क्या है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर देखेंगे, इसके टॉपिक्स के बारे में। इतना समझ में आया आप लोगों को, आई होप कि इतना समझ में आ गया ही होगा। देखिए इसका है टॉपिक्स। टॉपिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसोर्स पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिसोर्स पढ़ेंगे, और इसको हिंदी में कहा जाता है संसाधन। संसाधन पढ़ा जाएगा। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, किस किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग रिसोर्सेस को, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। किस किस बेसिस पे कितने भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक बेस देकर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि इसके अनुसार रिसोर्सेज को हम लोग 3 पार्टों में पढ़ेंगे, इसके अनुसार 3 पार्टों में पढ़ेंगे। ऐसे क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। हमारा रिसोर्स, हमारा संसाधन का विकास कैसे हुआ, कैसे हमारा संसाधन, एक आदमी जो है वो पत्थर फेंक रहा है शिकार करने के लिए, और वही आदमी आगे चलकर एक बुलेट बना लेता है, एक बुलेट बना लेता है, तो वह हमारा क्या दिखा रहा है, एक डेवलपमेंट दिखा रहा है। यह क्या दिखा रहा है, हमारे विकास दिखा रहा है। तीसरा है कि रिसोर्स प्लानिंग हो रहा है, कि हमें अपने संसाधन को कैसे कैसे खत्म करना चाहिए, हमें अपने अगले जनरेशन को कितना बचा कर देना चाहिए, सारे बातों को। क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो उस चीज़ों को आगे चलाने के लिए, अपने नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको बचा के रखना चाहिए। चौथा टॉपिक्स है आप लोगों का लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन। अब पांचवा टॉपिक्स है कि लैंड यूज द पैटर्न इन इंडिया। दिया हुआ है कि भूमि का यूज इंडिया में कैसे कैसे कितने पैटर्न पे किया गया है। इंडिया में कहने का मतलब है कि कितना परसेंट, कितना पार्ट पे खेती हो रहा है, कितना पार्ट्स पे, कितना लैंड्स को हम लोग प्लेटू में रखे हुए हैं, माइंस के कामों में रखे हुए हैं, कितने प्लेट्स, कितने लैंड्स पे हम लोग रिवर्स को दिए हुए हैं, कितने लैंड्स पे हम लोगों का लेक्स, कितने लैंड्स पे हम लोगों का फॉरेस्ट है। ये सब क्या पढ़ेंगे हम लोग इंडिया में, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब है कि लैंड्स डिग्रेडेशन एंड द कंवर्जन्स ऑफ लैंड्स, यानी दिया हुआ है कि हमारे लैंड्स का क्या हो रहा है कि दिन पर दिन बहुत अधिक कटाव हो रही है। कटाव कहने का मतलब है कि बहुत सारे, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए, एक लैंड्स चाहिए। तो वह लैंड्स क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हमारा अर्थ नहीं बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि उसको रहने के लिए लैंड्स चाहिए, तो बहुत अधिक क्या हो रहा है, घर बन रहे हैं। तो घर बन रहे हैं तो हमारा मिट्टी क्या और हमारा लैंड्स जो हो रहा है वो यूज हो रहा है, सारी बातों को। तो हमको इसको यूज करना है। जैसे नदी है, तो नदी क्या करेगी, नदी अब पहले से क्या हो रही थी, बहुत अधिक चौड़ी होती जा रही है। तो चौड़े होने से क्या हो रहा है कि हमारा लैंड्स क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। दिया हुआ है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉइल एज ए रिसोर्स, यानी जो मिट्टी है वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। जो मिट्टी जो है वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। और चौथा जो है, चौथा जो है वह नेक्स्ट जो है वह क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमारे मिट्टी को, हमारे सॉइल को कितने पार्ट में बांटे गए हैं। सबसे पहले तो हमारे मिट्टी की एक रिसोर्स के रूप में है, सबसे पहले मिट्टी हमारे एक संसाधन के रूप में है। उसके बाद उस मिट्टी को हम लोग कितने पार्टों में अपने सुविधा के अनुसार बांट लेते हैं कि यह ब्लैक सॉइल है तो ये एलुवियल सॉइल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बांट लेते हैं। और इसमें होता है, नेक्स्ट टॉपिक में है सॉइल इरोजन्स पढ़ेंगे, मिट्टी का कटाव क्यों हो रहा है ज़्यादा, मिट्टी कटाव क्यों हो रहा है, और उसके बाद मिट्टी को हम लोग बचाने के बारे में इसको हम लोग पढ़ेंगे।
इतना आप लोगों को बात समझ में आया। यह टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स क्या होता है कि जरूरी होना चाहिए कि क्या क्या बारे में हमको पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें टॉपिक्स जानना चाहिए कि हमें आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके अनुसार क्या होता है कि हम लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे एज ए चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बांट लेते हैं। क्या करेंगे, हम लोग बांट लेंगे इसको टॉपिक्स वाइज के रूप में। चलिए